वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हमजा, वैसे मैं एक हमजा से ब्रेक में पूछ रही थी, हमजा क्या तुम्हें साइकिलिंग चलाने का है? साइकिलिंग का शौक तो है, लेकिन हमारी बदकिस्मती अब यह है कि हम अपनी रूटीन की वजह से शायद अब उस फेज से निकल गए हैं कि अब साइकिल भी नहीं है मेरे पास। अच्छा, वैसे पता है जैसे हॉलैंड का तो पता ही होगा, वहाँ पर तो मतलब प्राइम मिनिस्टर को भी हम देखते हैं साइकिलिंग करते हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने बताया था। बिल्कुल लेकिन हमने देखा भी है वैसे वहाँ पर हर कोई साइकिलिंग कर रहा होता है और मतलब बड़े शौक से, क्योंकि उनका तो वो काफ़ी फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि वो साइकिल का इस्तेमाल ज़्यादा है। हमारी अपनी भी कोताही है। हाँ, लेकिन अभी कुछ थोड़ी सी चेंजिंग्स हमने देखी है। हमने लाहौर में ख़ास तौर पर लाहौर वियर्स मास्क मुहिम के तहत लिबर्टी चौक गुलबर्ग में साइकिलिंग मुकाबले हुए हैं जो कमिश्नर लाहौर की जानिब से करवाए गए हैं कि अवाम में जो है ना शऊर उजागर किया जाए मास्क के हवाले से। अच्छा, मास्क पहनने की आगाही मुहिम थी ये, और इसके साथ देखें साइकिलिंग हो रही है और साथ मास्क, चीज़ों को क्या बात है, दोनों ही कमाल चीज़ें हैं ना। मुकाबलों में बड़ी तादाद में साइकिलिस्ट ने शिरकत की है, ये अभी आप देख रहे हैं। ये कमिश्नर साहब भी देखें, मतलब कैप और कमिश्नर साहब लग रहे हैं कि स्पेशलिस्ट हैं, मतलब जो साइकिलिस्ट होते हैं साइकिलिस्ट। इस सिलसिले में लिबर्टी चौक और मेन बुलेवार्ड को मुख्तलिफ बैनर्स और बोर्ड से सजाया गया था। साइकिलिस्ट का कहना था कि इस खेल को फ़रोग देने से कोरोना से निजात मिलेगी, और साथ आपने मास्क लगाया हुआ हो तो क्या ही बात। बिल्कुल, ऐसे इस मौके पर गुफ्तगू भी की है कमिश्नर लाहौर की जानिब से। उन्होंने कहा है कि जी लाहौर वियर्स मास्क मुहिम जो है वो कौमी और बैनुल-अक़वामी रिसर्च इदारों की तहकीक पर मबनी है और प्रोग्राम के तहत शहरियों की आगाही के मुतादिद इवेंट्स भी होंगे अभी, क्योंकि हमने देखा इससे पहले डोर टू डोर कैंपेन भी चलाई थी मास्क के हवाले से। और उन्होंने कहा है कि हर घर, मस्जिद, चर्च, मार्केट और पब्लिक मकामात तक मास्क हम पहुँचा रहे हैं। वैक्सीनेशन के बाद मास्क पहनना कोविड बचाव से बेहतरीन हथियार है कि आप बच सकते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि वैक्सीन के बाद भी आपने मास्क नहीं उतार देना भाई। और कमिश्नर लाहौर ने मुकाबलों के फातहीन में शील्ड्स और इनामात भी जो हैं वो तकसीम किए हैं। कमिश्नर लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर क्या बात है, ये तो कमाल कर दिया आपने। और एक तो लोग साइकिल चला रहे हैं, साथ मास्क भी पहना हुआ है। सर ये आइडिया किधर से आया, सबसे पहले तो हमें ये बताएं। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए जी, आइडिया अगर हम देखें, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाता हूँ, सवा साल पहले, बल्कि तकरीबन 1.5 साल हो गया। अगर कभी हमें कोई शख्स किसी मार्केट में हुजूम में मास्क पहना हुआ नजर आता तो हम तशवीश वाली नजरों से देखते थे उसको। मास्क भी अगर किसी ने सर्जिकल मास्क पहना हो जो डॉक्टर पैरामेडिक्स पहनते तो हम अजीब सी नजरों से देखते उस ऐसे शख्स को, अव्वल तो कोई पहनता नहीं, लेकिन अगर किसी ने पहना होता तो आप मुड़ मुड़ के देखते यार ये कौन है, क्यों चेहरा छुपा रहा है, कहीं टेररिस्ट या कोई सस्पेक्ट तो नहीं है, ये कोई चोरी तो नहीं करने आया। आज वो माहौल बन चुका है कि अगर किसी ऐसी जगह पर लोगों ने मास्क ना पहना हो तो अजीब सी नजरों से देखते हैं यार कितना गैर जिम्मेदार आदमी। ये ट्रांजिशन हुई है पिछले 1.5 साल के अंदर। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब हम पहले लोगों से कहते थे कि हाथ नहीं मिलाना तो लोग हंसते थे, यार कैसी बात करो, इंसान जब से पैदा हुआ है तब से दुनिया के हर मुल्क में एक दूसरे से मिलने का तरीका ही यही है कि आप पहले हाथ मिलाते हैं और फिर मिलते हैं। उसके बाद कुछ कल्चर्स में गले मिलाना भी बहरहाल शामिल है, लेकिन हाथ मिलाना इनवेरिएबली दुनिया की पूरी सोसाइटीज के अंदर जो है वो पता नहीं कब से शामिल था। अगर आज आपने इंसान को कहा कि आपने हाथ नहीं मिलाना तो इंसान की जो इंस्टिंक्ट है उसने रेजिस्ट किया कि यार ये पॉसिबल ही नहीं है, हम सारी जिंदगी से हमेशा से हाथ मिलाते आए जी। लेकिन आज आपको लगता है ये शायद हमारा नॉर्म है कि हम हाथ नहीं मिलाते थे जी। और शायद ऐसे ही हम जिंदगी गुजार रहे थे। ये इतनी बड़ी शिफ्ट आई है जी। अच्छा, अब ये सारी की सारी बात जो है देखें, नी जर्क रिएक्शन कंट्रीज का ये था कि कर्फ्यू लगा, और फिर सब लोगों ने रियलाइज किया कि यार कर्फ्यू के बावजूद भी ये फैल रहा है तो कर्फ्यू तो इसका सोल्यूशन नहीं है। फिर लॉकडाउन मुतारिफ हुए, फिर स्मार्ट लॉकडाउन मुतारिफ। आज पूरी दुनिया में ये रियलाइजेशन है कि ये चीजें बंद करके हम इस बीमारी से नहीं लड़ सकते। हमने इंडिविजुअल लेवल पर, हर इंडिविजुअल के लेवल पर अगर हमने एहतियात नहीं की तो ये बीमारी बहरहाल फैलेगी। और वो जो एहतियात है उसका जो बेसिक एलिमेंट है वो मास्क पहनना। मास्क पहनना आप जब मास्क पहन के घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आप एक एहतियात नहीं कर रहे होते, आप एक स्टेटमेंट दे रहे होते हैं देखने वाले को कि मैंने मास्क पहना हुआ है, मैं एक मोहतात आदमी हूँ, मुझे पता है कि बाहर वायरस है, बाहर बीमारी है, बाहर से वायरस मुझे लग सकता है, मुझे मुझसे हाथ नहीं मिलाओ, मुझे गले नहीं मिलाओ। तो ये स्टेटमेंट है। अच्छा, अब ये जब आइडिया कहाँ से आया, देखिए आइडिया हमें गेल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ एक्सपर्ट्स ने और हमारे लम्स के कुछ बच्चों ने एक्सपर्ट्स ने हमसे रब्ता किया कि जी हम एक प्रोजेक्ट इस तरह का कंसीव कर रहे हैं, और हमने इसको एक बांग्लादेश की छोटी सी रूरल सेटिंग के अंदर एक्सपेरिमेंट भी किया है, तो आप लाहौर में करना चाहेंगे। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का पूरे के पूरे जो प्रोजेक्ट है उसका जो पंच लाइन है वो ये है कि मास्क फ्री दे। अब फ्री मास्क लाहौर में देना इतना बड़ा टास्क था
कि मुझे पहले तो लगा कि शायद हम ये नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर जब मैंने सोचा कि यार हम कोशिश तो करके देखें एक दफा, हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हमारी सोसाइटी में जो मुखैर अफराद हैं उनमें कितना पोटेंशियल मौजूद है, कि क्या वो जो हमारी लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको मास्क दे सकते हैं। देखिए, मास्क ना पहनने की 2 वजूहत हो सकती है। इस वक्त 1.5 साल हो गया है। एक वजह, बहुत कम वजह ये हो सकती है कि लोगों को अभी भी पता नहीं है कि मास्क पहनना जरूरी है। मैं इस पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारे मीडिया ने इतना ज्यादा बात को लोगों तक पहुंचाया है, इतना ज़्यादा इस बारे में शोर मचाया है कि अब शायद हर शख्स को पता है कि मास्क पहनना चाहिए। किसी न किसी को उसने मास्क पहने देखा ज़रूर है। और दूसरी जो वजह है, जो शायद ज़्यादा बड़ी वजह है, वो ये हो सकती है कि लोग मास्क अफोर्ड नहीं करते। वो एक मास्क है, जेब में रखा हुआ है, जब कोई चेक करने आता है तो जेब से निकाल के पहन लेते हैं, बिकॉज मास्क की इतनी लाइफ नहीं है। और हर शख्स जो है वो दिन में 3-4 मास्क अफोर्ड नहीं कर सकते। अब इस एस्पेक्ट को टैकल करने के लिए हम लोगों ने, ये जो पूरा प्रोजेक्ट था उसमें इसका कॉन्सेप्ट ये था कि हमने पहले शहर में सर्वे किया कि कहाँ कहाँ पे लोग जो है वो मास्क कम पहन रहे हैं या मास्क पहनने का रुझान कम है। वहाँ से हमें आइडिया होगा कि हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कहाँ से करना है। इनिशियली हमारा ये टारगेट नहीं था कि हम पूरे लाहौर में ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा ये ख्याल था कि हम कुछ मास्क इकट्ठे करने में कामयाब हो जाएंगे और हम फिर उन एरियाज में मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जहाँ लोग कम मास्क पहनते हैं। और ये सोच के साथ हमने ये प्रोजेक्ट कंसीव किया। लेकिन आपको मैं बता के, मुझे आपको भी खुशी होगी सुन के, मुझे बड़ा फ़ख्र हो रहा है कि जब हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, इस प्रोजेक्ट की जब इंटरनेशनल बज़ हुई, लोगों ने इसके बारे में सुना, तो हमें अमेरिका के क्लोथिंग स्टोर ने भी 30 मिलियन मास्क देने का अंदिया दिया है, जो कि 3 करोड़ मास्क जब आ जाएगा तो हमारा अब जो प्लान है वो ये है कि हम पूरे के पूरे लाहौर को ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब मास्क आपके घर आएगा ना, उसकी जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बढ़ जाएगी। आपको ये लगेगा कि यार मुझे तो मास्क हुकूमत ने भिजवाया है, अब मुझे पहनना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर ये सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एट द सेम टाइम बहुत सारे हम जब अवेयरनेस फैला रहे होते हैं ना, तो हमारी सिंगल लाइन अवेयरनेस होती है, अखबार में इश्तिहार दे दो, टीवी में TVC दे दो, कोई थोड़े से 2-4 बैनर स्ट्रीमर लगा दो, इसके आगे पीछे हम जाके रुक जाते हैं। सोशल मीडिया हम थोड़ा बहुत टच करते हैं। हमने इस दफ़ा ये किया कि वॉलंटियर्स अपने साथ मिला के, हम 2 या 3 लोग शुरू हुए थे, आज मेरे साथ 6-7 पार्टनर्स हैं और रोज़ाना कोई ना कोई हमारे साथ इसमें मजीद पार्टनर बन जाता है वॉलंटियर्स की शक्ल में। मसाजिद में जाके मास्क तकसीम किए जा रहे हैं, चर्चेज में जाके मास्क तकसीम हो रहे हैं। ये जो स्पोर्ट्स का इवेंट था, ये इवेंट अपनी जगह पर मकसद और सिर्फ ये था, वहाँ से हर बच्चे ने अपनी तस्वीर उतार के ये हैशटैग लगाया है लाहौर वेयर्स मास्क। और लाहौर वेयर्स मास्क जो नाम है वो इटसेल्फ एक चैलेंज है दूसरों के लिए कि फैसलाबाद वेयर्स मास्क, कंपटीशन है सर, शहरों के दरमियान कंपटीशन है। जी, एक हेल्दी कंपटीशन है। और हमारा टारगेट ये है कि हम इवेंचुअली इसको लाहौर वेयर्स मास्क से कन्वर्ट करके पाकिस्तान वेयर्स मास्क में लेके पहुंचे, ताकि हम सारे के सारे महफूज हो जाएं। क्योंकि ये आइडिया था इस पूरी की पूरी कैंपेन को लेके, और मैं ये समझता हूँ कि ये पॉसिबल है। हमें अगर आज चौथी लहर से लड़ना है, अगर हमें लॉकडाउन अवॉइड करने हैं, तो हमने ये अवेयरनेस लोगों को देनी है कि आप एहतियात करें। और इस तरीके से अगर आप ये अवेयरनेस देंगे कि लोगों में इसमें नेशनलिज्म भी आ जाए कि यार मैं अपने शहर से मंसूब होके अपने आप को प्राउड फील कर रहा हूँ। छोटी छोटी वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हमने लोगों से, जिसमें वो अपना नाम बताते हैं, अपने शहर का नाम बताते हैं और कहते हैं मैंने तो मास्क पहन लिया है, आपने मास्क पहना है या नहीं पहना। बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह से वैसे उस्मान साहब आप कोशिशें कर रहे हैं, हम आपकी इन कोशिशों को सराहते भी हैं, लेकिन इस कैंपेन में साइकिलिंग के अलावा और कौन कौन से मुकाबले या इवेंट्स आप लोगों ने मुनक्किद सोचा है कि हम आगे रखेंगे और इनका इनेकाद किया जाएगा? देखिए जी, जो नेक्स्ट मैं इवेंट करने लगा हूँ वो लाहौर में ये होगा कि हम जितनी भी स्ट्रीट आर्ट है, हम मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर, मुख्तलिफ दीवारों के ऊपर बच्चों से, स्कूल कॉलेज के बच्चों से ये मास्क क्यों पहनना है या मास्क के हवाले से पैगामात रिकॉर्ड करवाएंगे। वो मेरी और आपकी मेमोरी में ज्यादा रह जाएंगे। बैनर स्ट्रीमर लगता है 2-4 दिन के बाद उसे चेंज कर देते हैं। जब किसी दीवार पे लगा हुआ होगा ना, तो हमें गुजरते हुए चलते हुए नजर आएगा छोटा सा पैगाम। और बच्चों ने इतने खूबसूरत पैगामात बनाए हैं कि दे आर वो देखने से ताल्लुक रखते हैं। सम ऑफ दोस पोस्टर्स आर सो इम्प्रेसिव। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो मैसेज दिया है मास्क पहनने का अपनी उन तस्वीरों में, यानी कि अपने ख्यालात को उन्होंने जब इजहार किया पिक्चर्स के अंदर, इतना इम्प्रेसिव है कि सम ऑफ दोज विल बी इन आवर मेमोरीज फॉरएवर। वो रह जाएंगे, महफूज रह जाएंगे हमारे दिमागों में। जो भी वहाँ से गुजरेगा, देखेगा, उसको ये लगेगा कि शायद मुझे वाकई मास्क पहनना चाहिए। ठीक है कमिश्नर साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सारी काविशें की जा रही हैं, आप काविशें कर रहे हैं और गाहे बगाहे हम आपसे बात भी करते रहते हैं उनके हवाले से। आप ट्रेंड क्या देख रहे हैं?
क्या इन काविशों के बाद कुछ ट्रेंड तब्दील हो रहा है? अगर हम अपनी मतलब कि इंसानी आंख से देखें तो ये हम देख रहे हैं कि शायद लोग उस तरह से अब SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। इवन मास्क के मामले पे लोग इतने सेंसिटिव नहीं रहे। आज हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात कर रहे थे कि हम चौथी लहर का जो खदशा था वो अब हम उसके बिल्कुल करीब आ चुके हैं, तो हमें तो डबल मास्क की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन आपने क्या देखा, ट्रेंड कुछ बदल रहा है, लगा रहे हैं अब लोग मास्क? अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको इस कैंपेन की। ये सरकारी कैंपेन नहीं है। ये आप समझ लें कि हमने वॉलंटियर्स के साथ मिलकर इसको सिर्फ और सिर्फ सरकारी हैसियत इसमें यह है कि कमिश्नर लाहौर इसको हेड कर रहा है। ठीक है। बाकी हुकूमत की ऑब्वियसली जो NPIs की इन्फोर्समेंट है उसके लिए हुकूमत की हमारी इसके अंदर वो एक बिल शामिल है। लेकिन इसमें हम इस कैंपेन की खूबसूरती ये है कि हमने इसमें लम्स के बच्चे लिए हुए साथ में, और हमारे पास कुछ और वॉलंटियर्स हैं जो सर्वे करते हैं। जहाँ पर हम मास्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बाद वो 2-3 दिन के बाद वहाँ जाके इंडिपेंडेंट सर्वे करते हैं। कल मेरे पास लाहौर की 36 जगहों का सर्वे आया है कि वहाँ मास्क पहनने का रुझान कितना है। परसेंटेज टर्म्स में लिखा हुआ है कि 18% है, 20% है, 22% है। और ये इंडिपेंडेंट बच्चे हैं जिनका सरकार से कोई ताल्लुक नहीं है, जिन्होंने ये कारगुजारी नहीं पेश करनी कि सब अच्छा चल रहा है। उन्होंने मुझे फैक्ट्स लाके हमारे सामने रखने हैं। हम ये साथ साथ जैसे जैसे कैंपेन कर रहे हैं इसको रिव्यू इस तरह से कर रहे हैं कि वहाँ पर जाके हम सर्वे करते हैं। इंडिपेंडेंट वो बच्चे वहाँ खड़े हो जाते हैं और वो देखते हैं कि जी 2 आउट ऑफ 10 लोगों ने मास्क पहना हुआ है या 3 आउट ऑफ 10 लोगों ने मास्क पहना हुआ है। सो वो हमारे पास साथ साथ सर्वे आ रहा है, साथ साथ उसको हम एग्जामिन करते जा रहे हैं कि हमारा उसका फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ वन स्टेज इन दिस एक्सरसाइज जब वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग दिस ऑल्सो। जब हमें तमाम लोगों को मास्क हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उसके बाद हम फिर रोक के पूछेंगे कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, बिकॉज वो भी बहरहाल स्टेट की जिम्मेदारी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हम चाहते हैं कि हम सब लोगों पे पहले अवेयरनेस फैला दें, उसके बाद उनको मास्क पहुंचा दें, एंड देन वी विल स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। जो हमारा रीइंफोर्समेंट वाला पार्ट है, इस जो पूरा प्रोजेक्ट है इसके ये रिवॉल्व कर रहा है एक फलसफे के गिर्द जिसको हम नॉर्म कहते हैं, NORM। N का मतलब है नो कॉस्ट, O का मतलब है ऑफरिंग इंफॉर्मेशन, R का मतलब है रीइंफोर्समेंट और M का मतलब है मॉडलिंग। यानी कि नो कॉस्ट मास्क पहुंचा दिया, इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। रीइंफोर्समेंट का मतलब है अगर आपको एडिशनल मास्क चाहिए वो दे दिया, और हम इम्प्लीमेंटेशन भी करवाने आएंगे। और मॉडलिंग से मुराद है आप, मैं, सोसाइटी का छोटा बड़ा कोई मॉडल, कोई एक्टर, कोई स्पोर्ट्समैन, ये सब आपको बता रहे हैं बार बार कि मास्क पहने, बार बार आपको कह रहे हैं कि मास्क पहने। तो इंशाल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि मीडिया के ताउन के साथ ये कैंपेन जो है इंशाल्लाह ताला कामयाब होगी, और हम चौथी लहर को न सिर्फ डिफीट करने में, वक्त से पहले डिफीट करने में कामयाब होंगे, बल्कि मुझे ये भी बड़ा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला अब कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा और हमारे लोग वैक्सीनेशन करवाने तक अब एहतियात करेंगे। और एहतियात में जिस तरह मैंने पहले कहा कि ये स्टेटमेंट है, जब आप मास्क पहन के निकलते हैं तो कोई शख्स आपको हाथ भी नहीं मिलाता। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत इनिशिएटिव है आपका, सुबह सवेरे पाकिस्तान को आपने टाइम दिया। और बाकी हमें ये देखना है, और ये बड़ी अच्छी बात है जब कंपटीशन चल रहा हो कि जी के अब ये देखें, अगर एक जगह पे अब हम देखें गलियों का कंपटीशन है कि इस गली के जो लोग हैं वो मास्क पहनते हैं, इस गली के नहीं पहनते, तो ये एक जो हेल्दी कंपटीशन है में आज की बात, तो फिर मेरा ख्याल है लोग ज़्यादा उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि हम लोगों ने करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये इनिशिएटिव जो है कमिश्नर लाहौर की जानिब से जो लिया गया है वो बहुत ज़बरदस्त है। और जो स्टूडेंट्स सामने आए जिनका वो जिक्र कर रहे थे, वॉलंटियर बेसिस पे जो है वो काम कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है इसका कि इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और फिर अपने जो आइडियाज़ हैं वो इंतज़ामिया के साथ शेयर कर रहे हैं। हम आगे चलेंगे, और दूसरे मैच की हम बात नहीं आपसे कर सके थे, लेकिन हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं थे। हम दूसरा मैच भी वनडे हार गए थे इंग्लैंड से। सीरीज हम हार ही गए, सीरीज हम हार चुके हैं। और जो हम पहले बात कर रहे थे जब ये स्क्वाड फाइनल हुआ था कि जी क्या बेन स्टोक्स कप्तान होंगे और 9 खिलाड़ी ऐसे होंगे जो पहले कभी इंग्लैंड की तरफ से नहीं खेले, तभी हम बात कर रहे थे कि कहीं बहुत बुरी हमारे साथ ना हो जाए। तो ऐसे ही हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसे ही वैसे बुरी हो गई है। अब खैर पाकिस्तान और इंग्लैंड कल तीसरे वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल होंगे। ग्रीन शर्ट्स इंग्लैंड की जूनियर टीम से सीरीज़ जो है वो बार बार हम कहते हैं जूनियर्स बी टीम 2-0 से जो है वो हार चुके हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने हस्ब रिवायत अगले मैच में बेहतरी की तसल्लियां भी दी हैं। अच्छा, उन्होंने ये एतराफ़ तो किया है कि बैटिंग के दौरान एक बार फिर अच्छा आगाज़ नहीं मिल सका और यके बाद दीगरे विकेट्स जो हैं वो गिरती चली गई हैं, जिसके सबब कोई मौसर शराकत कायम नहीं हो सकी। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा टीम जिस लाएअमल के साथ खेल रही है ना, इसे किसी भी मेयारी हरीफ को आसानी से शिकस्त देने में बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। अच्छा, वनडे सीरीज़ के हवाले से इंग्लैंड के हाथों जिस तरह इबरतनाक शिकस्त पर अगर बात की जाए तो रावलपिंडी एक्सप्रेस यानी कि शुएब अख्तर जो है वो टीम इंतज़ामिया पर खूब बरसे हैं, और उन्होंने कहा है कि कौन पैसे देकर ऐसी पाकिस्तानी टीम को देखने आएगा, एवरेज बोर्ड से एवरेज टीम ही निकल सकती है। उन्होंने ये एक स्टेटमेंट जो है वो दे दी है। हमारी बेहतरीन टीम थी, हमारे पास बेस्ट यही था
और इंग्लैंड की मजबूरन ये टीम थी और फिर भी हम मैचेस इस तरह से हार गए हैं कि आप हालात देखें कि क्या हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हाफिज़ इमरान मौजूद है। इमरान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमारी बात हुई थी जिस वक्त ये स्क्वाड फाइनल हुआ था इंग्लैंड का और हमने कुछ खदशात का इजहार किया था, वैसा ही हो गया। कितनी अफसोसनाक परफॉर्मेंस है और ये बात है। देखिए जी, सबसे अफसोसनाक और तकलीफदेह चीज़ ये है और जो हैरानकुन और परेशानकुन भी है कि हम ऐसे आम लोग भी अगर जिन खदशात का इजहार कर रहे होते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, वो भी साबित होते हैं। हम ऐसे लोग भी तो आप देखो इस हद तक मायार नीचे आ गया है, इस हद तक मायार नीचे आ गया कि एक ऐसे हालात, ऐसी चीजें जो स्टूडियोज में बैठे या ग्राउंड में जाने वाले एक आम क्रिकेट शायक को नजर आती हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट के फैसला करने वालों को नजर नहीं आती। फैसला करने वालों को नजर नहीं आती। अभी आपने शोएब अख्तर साहब का हवाला दिया और शाहिद आफरीदी साहब का हवाला दिया। मैंने सकलैन मुश्ताक साहब को भी सुना है। वो कह रहे थे कि हमारे बड़ी प्लान 8-9 माह हुए हैं, लेकिन कोई भी पाकिस्तान के बुनियादी मसाइल पर बात करते हुए जुबानें बंद हैं लोगों की। मसला क्या है? सबसे पहला मसला ये है कि पाकिस्तान में खेल के मौके कम हुए हैं। दूसरा मसला ये है कि जो इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान क्रिकेट के या जिनको लोग सुनते हैं, वो निचली सतह के मसाइल को जानते ही नहीं है, वाकिफ ही नहीं है। तीसरा बड़ा मसला ये है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम हैं, वो पाकिस्तान की क्रिकेट की सियासी जरूरियात को पाकिस्तान में खेल की जरूरियात से ना वाकिफ हैं और उनके फैसले खेल को तबाही की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब इस टीम में तो पाकिस्तान की टीम को अगर आप सिर्फ क्रिकेटिंग रीजंस के ऊपर आ जाएं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीजें इंतजामी मामला उनको छोड़ दें, क्या पाकिस्तान की टीम ये वाली टीम को इस तरह से हारना चाहिए था? नहीं हारना चाहिए था। शोएब अख्तर साहब कहते हैं में कोई पैसे देकर देखने नहीं आएगा, ये गलत कहते हैं। दुनिया में कहीं भी बाबर आजम खेल रहा होगा, लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। मोहम्मद रिजवान खेल रहा होगा, लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। शाहीन अफरीदी बॉलिंग कर रहे होंगे, लोग उसको देखने के लिए जाएंगे। उस्मान कादिर बॉलिंग कर रहे होंगे, लोग उनको देखने के लिए जाएंगे। बंदा खुदा, आपकी टीम में सिर्फ 3 बल्ले, इमामुल हक की क्या बुरी कारकर्दगी है वनडे क्रिकेट में? हुआ ये है पाकिस्तान की टीम के साथ कि इस टीम में सिर्फ 3 बल्लेबाज हैं, इमामुल हक, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। इमामुल हक ने दोनों मैचेज में अपने ऐसे शॉट्स खेले कि अपने विकेट जाया की। बिल्कुल। फखर जमान तो है, फखर जमान कारकर्दगी के बाद से कभी भी काबिल एतमाद बल्लेबाज पाकिस्तान के लिए नहीं रही हैं। और बाबर आजम की बात कर ले अगर इमरान, तो बाबर आजम ने भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया दोनों मैचेस में। हम देखते हैं कि अगर लगता है कि जैसे वो ऑन द फील्ड या ऑफ द फील्ड उन्हें कोई प्रेशर है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरी चीज क्या, बाबर को बहुत अच्छा गेंद पड़ा था, इस पे अभी बहस हो रही है कि दूसरे वनडे में शायद बहुत ही अच्छा गेंद पड़ गया था। दोनों मर्तबा अच्छा बॉल पड़ा है। ये उन लोगों के बाहर जाकर अब उनको पकड़ के बाहर निकालना चाहिए जिन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया है। और उसके दिन है उसके, ये तो ऐसे ही है कि एक बच्चा भी उसके पढ़ने के दिन है और आप उसको काम पे लगा दें कि तुम उनपढ़ असि तेन पढ़ा नहीं सकते तो तुम कम कर जाके वर्कशॉप दो। तो बाबर आजम के साथ तो उन्होंने किया, उनको दोनों मैचेस में अच्छे बॉल हुए, लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की इर्द गिर्द घूमती है? मसला ये हुआ तो परफॉर्म नहीं कर पाए। अगर ये दोनों परफॉर्म करते, पाकिस्तान की टीम की हालत ये ना होती। उसके साथ सोने पे सुहागा ये है कि आपने उस बंदे को वाइस कप्तान टीम का बना दिया जिसकी खुद टीम में जगह नहीं बनती। आपने उसकी जगह को जस्टिफाई करना है, उसकी जगह को जस्टिफाई करना है। फिर आपने सिलेक्शन में ये किया है, सुहेब मकसूद ने परफॉर्म किया T20 में चंद मैचेस में, उसको डाल दिया आपने वनडे क्रिकेट में। और आपके जो फैसले हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उसकी सिलेक्शन कमेटी के, वो जो लैपटॉप लेकर बैठते हैं साथ, वो जो कोरोना के उधर पेश करते हैं, उनसे ये पूछा जाए कि आपके मिडिल ऑर्डर में है क्या? अच्छा, मिडिल ऑर्डर की बात, इमरान मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। शादाब की आपने बात कर ली कि हम इतना ऊपर शादाब को ले आते हैं, उससे बेहतर है कि हसन अली के ऊपर थोड़ी सी मेहनत कर लें, वो बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन जाएगा, उसको फिर आप नीचे ले जाते हैं। खैर, हम मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा मिडिल ऑर्डर कितना वीक है। हम उमर अकमल से बदला लेने के लिए बैठे हुए हैं कि जी कि उमर अकमल, तुम्हें तो हम बताएंगे ना कि किस तरीके से तुम्हारा रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं होता, उसको भी हम ज़ाया करने को तैयार हैं। हम अपने मिडिल ऑर्डर पे अभी हमें अगर ज़रूरत थी शोएब मलिक की या हफीज़ की, हम उनको भी खिलाने को तैयार नहीं है। हम किसी जूनियर को सीनियर के साथ खिलाने को तैयार नहीं है कि कहीं पे वो भी ट्रेन ना हो जाए, कहीं उनको पता ना लग जाए कि हमारे कोचेस कितने वीक हैं। जी, फिर आप ये ना कहें कि लोग पाकिस्तान को देखने के लिए आना नहीं चाहते हैं। फिर आप ये ना कहें कि हमारे
पाँच साल मंसूबा है, वो 5 साल कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक? आप आज का जवाब दें, आज आप क्या कर रहे हैं? क्या हम जिम्बाब्वे हैं? क्या हम आयरलैंड हैं? क्या हम स्कॉटलैंड हैं? हम पाकिस्तान है यार, हम पाकिस्तान क्रिकेट हैं। टीम अभी कुछ माह पहले तक ये वर्ल्ड T20 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, ये ICC की टेस्ट चैंपियनशिप में रैंकिंग में नंबर 1 आई है, ये चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। क्या हमको इतने गिरे हुए लोग उसको आप तवीलुल मुद्दती मंसूबे के दें? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोने वाली बात है। आप 20 उमर अकमल शोएब को इसलिए शामिल नहीं करते हैं कि उनकी हैंडलिंग मुश्किल है। वो कहेंगे सर ऐसा कर रहे हो, ऐसा डिनल की कर रहे हो। ये जो लोगों के मास चेक करते थे, फैट लेवल चेक करते थे, अब इनकी जुबानें क्यों गूंग गए आजम खान और शोएब मकसूद और शकीब खान की टीम में शमूलियत पर? शोएब अख्तर, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक वाले की जवाब देना कौम को। वसीम अकरम साहब जो कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जब तक नहीं खेलेगा कोई उस वक्त तक वो परफॉर्म नहीं कर सकता, और वो ये कहना कि मेरे को कैसे सिलेक्ट कर लिया सिलेक्टर्स ने, वो ये बताएं शकील खान की वो से उनके लिए बात कर रहे हैं बात उसने क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, आजम ने क्या फर्स्ट क्लास क्रिकेट। ये सारे के सारे अपने जो सियासी स्कोर है ना वो पूरे करते हैं, हकीकत की बात नहीं करते हैं। हकीकत की बात है कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया, तबाह हो गई है, आपकी जूनियर क्रिकेट तबाह हो गई है। और ये जो सेलेक्टर्स आपने 6-7 लगा दिए हैं, इनसे कोई पूछे, आज तो दुनिया ढूंढ रही है अब्दुल रजाक को, बासित अली को, फैसल इकबाल को और उन जैसे सकलैन मुश्ताक को, मोहम्मद यूसुफ को, खुदारा कोई तो आके बताए पाकिस्तान की क्रिकेट को। अब ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं। अब रावी चैन लिख रहा है सब बिल्कुल। जब आप PCB के साथ हैं तो अब आप उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। हाफिज इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह से आप बात कर रहे थे, हम उम्मीद करते हैं जो खामी है पाकिस्तान क्रिकेट की वो दूर हो सकेंगी और डोमेस्टिक में 500-500 विकेटें लेने के बाद भी चांस नहीं मिल रहा तो उसको भी देखा जाएगा। उम्मीद करेंगे कि क्लीन स्वीप से हम बचें। चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।